हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स की। तो आखिर आइसोलेशन जरूरी क्यों है इन रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स का, उसके बारे में पहले बात करते हैं। आइसोलेशन इसलिए जरूरी है, सबसे पहली चीज तो हमने जो प्लाज्मिड, हमारा जो प्लाज्मिड था जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको ट्रांसफॉर्म किया था एक बैक्टीरिया के अंदर। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि उस बैक्टीरिया के अंदर मेरा प्लाज्मिड है कि नहीं, यानी कि सबसे पहला रीजन हो गया वेरिफिकेशन कि मेरा प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है या नहीं। दूसरा रीजन क्या हो गया कि हम मेनी टाइम्स अपने इसी प्लाज्मिड को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो ये दो रीजंस हो गए कि हम आइसोलेशन इसी वजह से करना चाहते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ओवरव्यूज ले लेते हैं पूरे चैप्टर के। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। हम जानते हैं बैक्टीरिया का अपना एक क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसके अलावा उससे हट करके एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जैसे फर्टिलिटी फैक्टर है, वो डिसाइड करेगा कि कोई बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव है, फर्टिलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर एफ फैक्टर पाया जा रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एफ पॉजिटिव, वरना वो एफ नेगेटिव कहा जाएगा। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी फैक्टर है, किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस पाया जा रहा है किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो वो उसके अंदर उसकी प्लाज्मिड की वजह से पाया जा रहा है। सपोज करिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है अगर बैक्टीरिया, तो उसके प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाया जा रहा होगा। तो इस केस में उस बैक्टीरिया को आर पॉजिटिव कहेंगे, वरना उसको आर नेगेटिव कहेंगे। तो ये तो ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन हो गया प्लाज्मिड का। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है वो अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस में पाया जाता है सेल के अंदर। तो ये 5 जनरल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। सबसे पहले है निक्ड ओपन सर्कुलर। निक्ड ओपन सर्कुलर का क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग एक प्लाज्मिड मान लें इसको, जो ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, और इसमें ये एक निक समझ लें, यहाँ पे ये टूटा हुआ है, जो दो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें से ये पोर्शन टूटा हुआ है। तो अब ये क्या हो गया? ये निक्ड ओपन सर्कुलर हो गया। ये डायग्राम किसका हो गया? निक्ड ओपन सर्कुलर का हो गया। बट अगर यही हम दोबारा इसको जोड़ दें तो ये क्या हो गया? रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए हो गया। रिलैक्स मतलब ये जैसा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा हो गया। तीसरा क्या हो गया? लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए का मतलब अगर बोथ एंड्स फ्री हैं डीएनए के, बोथ एंड्स प्लाज्मिड के फ्री हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर डीएनए। अब आते हैं सुपर क्वाइल्ड डीएनए, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, इसका दूसरा नाम भी है। तो सुपर क्वाइल्ड डीएनए का क्या फीचर है? सुपर क्वाइल्ड डीएनए वैसे ही सर्कुलर डीएनए की तरह है, बट उसमें एक इंटीग्रल ट्विस्ट पाया जाता है। इसी की वजह से ये सबसे ज्यादा कंपैक्ट होता है बाकी सबसे। पांचवा है सुपर क्वाइल्ड डीनेचर्ड। सुपर क्वाइल्ड डीनेचर्ड में क्या होता है? ये बाकी सब चीजों में तो सेम है सुपर क्वाइल्ड डीएनए के जैसा ही, बट सुपर क्वाइल्ड डीनेचर्ड में कुछ अनपेयर्ड रीजन्स पाए जाते हैं। अनपेयर्ड रीजन्स पाए जाते हैं, इसी वजह से ये सुपर क्वाइल्ड डीएनए से अलग है। तो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि अगर इन सारे के सारे डीएनएस को अगर हम लोग एक जेल पे चलाएं, एगरोस जेल पे चलाएं, तो किसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट होगी और कौन सा स्लोएस्ट होगा? इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि सुपर क्वाइल्ड डीएनए, जो कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए जिसको भी हम बोल रहे हैं, वो सबसे तेज जाएगा। क्यों सबसे तेज जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा एग्रोस मैट्रिक्स के से पास होते समय, तो वो मिनिमम लग रहा होगा, इसीलिए उसकी स्पीड जो होगी वो फास्टेस्ट होगी। दूसरे, अब जो इससे कम स्पीड का होगा उसकी बात करें तो ये सुपर क्वाइल्ड डीनेचर्ड होगा। उसके बाद नंबर आएगा रिलैक्स सर्कुलर डीएनए का, उसके बाद लीनियर डीएनए, और फाइनली निक्ड ओपन सर्कुलर डीएनए का नंबर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो स्पीड है वो प्योरली डिपेंड कर रही है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर डीएनए पे मूवमेंट के दौरान। किसमें मूवमेंट के दौरान? एगरोस मैट्रिक्स में मूवमेंट के दौरान कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उतनी स्पीड स्लो होती चली जाएगी। तो यहां तक की बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लाज्मिड्स में। प्लाज्मिड्स के कुल मिलाकर के जो बेसिक फीचर्स हैं वो 4 हैं।
हम लोगों को ये चारों हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओरी की, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो रीजन है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। तो ये रीजन बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड में पाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शुरुआत करता है किस चीज की, रेप्लिकेशन की। तो ये बात हो गई ओरी की। सिलेक्शन मार्कर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन मार्कर क्यों जरूरी है? इसी के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी एंटीबायोटिक के लिए मार्कर पाया जा रहा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाया जा रहा है, यह भी एक तरीके का सिलेक्शन मार्कर ही है। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या होगा, एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि हमारा क्लोन जो है या हमारा प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये सिलेक्शन मार्कर की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रमोटर की। प्रमोटर क्या चीज होता है? प्रमोटर डिस्क्राइब करता है कि कितना अच्छे से या क्या रेट होगा कि आपका आगे जो जीन होगा या जो प्रोटीन होगा वो क्या, प्रमोटर किस ट्रांसक्रिप्शन का क्या रेट होगा, तो ये डिसाइड करता है आपका प्रमोटर। ये भी पाया जाना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स से क्या मतलब है, प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं। इन्हीं रेस्ट्रिक्शन साइट्स का यूज करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं, तो वो भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुल मिला के ये 4 फैक्टर्स हैं जो प्लाज्मिड के अंदर पाए जाने चाहिए। अब आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जरूरी है, क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत है। सबसे पहले सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ग्लूकोज होगा, ट्रिस HCl होगा, EDTA होगा। सॉल्यूशन 2, इसके अंदर NaOH और SDS। सॉल्यूशन 3 में पोटेशियम एसीटेट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और लास्ट में एब्सोल्यूट इथेनॉल और LB मीडियम। LB मीडियम ग्रो करवाने के लिए जरूरी होता है, जैसे आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब चलते हैं पूरे प्रोटोकॉल की तरफ कि किस तरीके से ये पूरा प्रोटोकॉल काम में लाया जाता है। पहले स्टेप में आते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, रीसस्पेंशन एंड लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियल कल्चर आपने लिया हुआ है, जो बैक्टीरियल कल्चर आपने लिया है उसको आप सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जो आपके सेल्स होंगे, जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो पेलेट डाउन हो जाएंगे। ठीक, पेलेट डाउन हो गए। अब उनको सॉल्यूशन 1 से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन 1 यहां पे हमने देख लिया है, ग्लूकोज, ट्रिस HCl और EDTA से बना हुआ है। ग्लूकोज का क्या काम होता है, ग्लूकोज का क्या काम है, ग्लूकोज का काम है बाहर, सेल के बाहर ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोवाइड करना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है कौन, ग्लूकोज। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा चीज है ट्रिस HCl। सॉल्यूशन 1 के अंदर ट्रिस HCl भी पाया जा रहा है। ट्रिस HCl का क्या काम है, एज अ बफर की तरह एक्ट करता है। बफर की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ट्रिस HCl। बफर की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको पता होगा, पीएच ताकि बढ़े घटे ना ज्यादा, एक लगभग एक समान पीएच रहे, वो चीज कौन ध्यान में रखता है, वो चीज कौन मैनेज करता है, ट्रिस HCl। फिर आते हैं EDTA पे। EDTA का क्या काम है, डीएनएज की एक्टिविटी को EDTA रोकता है। कैसे रोकता है डीएनएज की एक्टिविटी को, डीएनएज को काम करने के लिए कुछ आयंस की जरूरत पड़ती है, कैटायंस की जरूरत पड़ती है। उन कैटायंस को बाइंड कर लेता है EDTA, ताकि डीएनएज काम नहीं कर पाए। डीएनएज को काम करने से रोकना क्यों है, आखिर डीएनएज को काम करने से रोकना इसलिए है क्योंकि हम लास्ट में इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या है कि हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करें। अगर डीएनएज अपना काम कर लेगा तो क्या होगा, डीएनए जो है मेरा प्लाज्मिड डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो इसलिए डीएनएज को यहां पे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम किसका हो गया, EDTA का काम हो गया। तो यहां पे जब हमने सॉल्यूशन 1 से ट्रीट करवाया, उसके बाद वॉर्टेक्सिंग कर दी और आइस में रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2, एल्कलाइन लाइसिस। एल्कलाइन आप समझ रहे होंगे, बेसिक मीडिया। एल्कलाइन से समझ रहे हैं बेसिक मीडिया। अब क्या है, जो हमको यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर जो हमारे पास था, जो आइस में रखने के बाद हमने यहाँ पे फिर से यूज किया, इसको हम लोग सॉल्यूशन 2 से ट्रीट कर देते हैं। सॉल्यूशन 2 यहां पे क्या है, NaOH और SDS का मिक्सचर है। ठीक है, तो NaOH का काम क्या होगा, NaOH का काम क्या होगा, NaOH का काम है डीनेचर कर देना। डीनेचर का मतलब आप समझते होंगे कि डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड कर देना। ये काम किसका हो गया,
NaOH का काम हो गया। तो NaOH डीनेचुरेशन करवा देगा। और दूसरी चीज आप क्या इसमें देख रहे हैं, SDS का भी तो यूज देख रहे हैं। तो SDS क्या करेगा, आप जानते हैं SDS एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। SDS क्या काम करेगा, डिटर्जेंट की तरह, डिटर्जेंट की तरह काम करेगा। डिटर्जेंट का क्या काम है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होगी बैक्टीरिया के चारों तरफ, उसको तोड़ने का काम करेगा। सबसे पहले तो उसको तोड़ देगा और जो सेल्यूलर प्रोटीन्स हैं उनको सॉल्यूबलाइज कर लेगा, सेल्यूलर प्रोटीन्स को सॉल्यूबलाइज करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। ये किसके काम हो गए, ये काम हो गए मेरे SDS के। ठीक, तो यहां पे मेरा दोनों चीजें हो गई, एल्कलाइन लाइसिस, लाइसिस का क्या मतलब हो गया, जो मेम्ब्रेन हो गई वो आपकी टूट गई, और डीनेचुरेशन हो गया, दोनों चीजें हो गई यहां पे। इसके बाद फिर से वापस जो ट्यूब ट्रीट करने के बाद सॉल्यूशन 2 से ट्यूब को पलट देते हैं, इस तरीके से 5 बार कर देते हैं ताकि आराम से चीजें सॉल्यूशन 2 से आपके पूरे बैक्टीरियल सेल्स रिएक्ट कर जाएं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है कि रीनेचुरेशन का स्टेप। यहां तक डीनेचुरेशन हो गया था, अब हमको रीनेचुरेशन करवाना है, वापस दोनों स्ट्रैंड्स को कंबाइन करवाना है। लेकिन ये स्ट्रैंड्स जो कंबाइन हो वो केवल प्लाज्मिड के हो, हमको क्रोमोसोमल जो डीएनए था बैक्टीरिया का उससे मतलब नहीं है। तो वो हम ना लेकर के प्लाज्मिड डीएनए को कैसे लेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे देखते हैं। तो स्टेप 3 में रीनेचुरेशन हो रहा है। रीनेचुरेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम एसीटेट है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। इससे पहले के स्टेप में आपने देखा था एल्कलाइन लाइसिस हो रही है। एल्कलाइन लाइसिस किसकी वजह से हो रही थी, NaOH। NaOH कौन सा मीडिया, कौन सा पीएच दे रहा होगा, बेसिक बना रहा होगा, पूरे जो मिक्सचर था उसको बेसिक बना रहा होगा। इसी वजह से तो डीनेचुरेशन हुआ था, यही तो वजह थी डीनेचुरेशन होने की। अब वापस रीनेचुरेशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीएच को वापस कम करना पड़ेगा, वापस नॉर्मल लाना पड़ेगा। वापस नॉर्मल किस तरीके से ला सकते हैं, किसी एसिड के ट्रीटमेंट से ला सकते हैं। वो एसिड कौन सा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहां पे क्या करेगा, रीनेचुरेशन में हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा, पीएच को कम करके हेल्प करेगा, यानी कि पीएच जो पहले बेसिक था उसको वापस एसिडिक, उसको वापस नॉर्मलाइज करेगा। कौन करेगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोटेशियम एसीटेट का क्या रोल है। भाई स्टेप 3 में जो सॉल्यूशन 3 यूज हो रहा है उसमें पोटेशियम एसीटेट, PA पोटेशियम एसीटेट का भी तो रोल है। पोटेशियम एसीटेट का यहाँ पे क्या काम है, वो SDS जो पाया जा रहा है, इसके अंदर हमने SDS यूज किया था इससे पहले। SDS को वो उस पूरे सॉल्यूशन से वापस निकाल के प्रेसिपिटेट कर देगा, डेब्रीज में ले आएगा या नीचे खींच देगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कर देगा। कौन कर देगा, आपका पोटेशियम एसीटेट कर देगा। तो यहां से क्या हुआ, अब एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब SDS वापस जा रहा होगा और रीनेचुरेशन हो रहा होगा तो क्या उसमें एक सवाल उठता है, क्या उसमें क्रोमोसोमल जो मटेरियल था, क्रोमोसोमल जो डीएनए था उसका रीनेचुरेशन नहीं हो रहा होगा, उसका भी हो रहा होगा, बट ज्यादा साइज की वजह से वो धीमे धीमे रीनेचर हो रहा होगा। उसी दौरान क्या हो रहा है, जो पोटेशियम एसीटेट है वो SDS को भी प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है, और जो पार्शियली जो रीनेचर्ड आपका जो क्रोमोसोमल डीएनए था अपने वेट की वजह से वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्लाज्मिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है या उसका साइज जो है वो कम है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है। यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली है। तो सॉल्यूशन 3 से एक्ट करने के बाद हमने फिर से इन्वर्ट किया, फिर से आइस में डाला, सेंट्रीफ्यूज किया और लास्ट में RNase A डाल दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर मिली, बाकी चीजें तो सेटल डाउन हो गई, जैसे मैंने बताया कि SDS को सेटल डाउन, SDS को उसने प्रेसिपिटेट आउट कर दिया, किसने, आपके पोटेशियम एसीटेट ने, और बाकी सेलुलर प्रोटीन्स जो बची हुई थी वो भी उसमें चली गई। और ये भी आपने देख लिया कि क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमोसोमल डीएनए था वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो अब जो बचा ऊपर वाली लेयर में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाली लेयर में क्या मिला आपको, प्लाज्मिड डीएनए मिला। लेकिन हो सकता है कि उसमें RNA वगैरह भी पाया जा रहा हो, तो उस पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए RNase A से रिएक्शन करवा देते हैं। RNase A क्या करेगा, जो भी RNA पाया जा रहा होगा उसके अंदर उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो ये स्टेप 3 की बात हो गई। अब स्टेप 4 में क्या है, डीप्रोटीनेशन का स्टेप है। डीप्रोटीनेशन के स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग,
फिनॉल क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवा रहे हैं। जो यहां पे सुपरनेटेंट मिला था उसको। फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल का क्या काम है, सबसे पहले समझते हैं फिनॉल का क्या काम है। फिनॉल क्या है, फिनॉल की डेंसिटी जो होती है वो एक्वस या वाटर मीडियम से ज्यादा होती है। तो क्या होगा, अगर ट्यूब में फिनॉल और वाटर रखा जाएगा तो फिनॉल नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर की तरफ रहेगा। फिनॉल जो है वो पोलर नहीं है, तो उसमें क्या होगा, डीएनए का जो कंटेंट है, डीएनए कंटेंट पोलर है, डीएनए पोलर है, तो वो क्या होगा, एक्वस लेयर में चला जाएगा और डीएनए के अलावा प्रोटीन्स वगैरह जो हैं और जो भी नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो आ जाएंगे फिनोलिक लेयर में। तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल का यही रोल है। अब आप पूछिए आइसोएमाइल अल्कोहल का क्या काम है। आइसोएमाइल अल्कोहल फ्रोथिंग को रोकता है, झाग बनने को रोकता है। क्यों, फिनॉल और एक्वस लेयर के बीच में झाग ना बन जाए, इस चीज को रोकता है। क्लोरोफॉर्म का क्या रोल है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि बहुत क्लियर कट डिसइंटीग्रेशन करता है, किसमें किसमें, फिनोलिक लेयर में और एक्वस लेयर में। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अगर हम अब बात करें तो डीएनए किस लेयर में पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा एक्वस लेयर में और बाकी चीजें फिनोलिक लेयर में आ जाएंगी। तो हमने जब सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो बाकी चीजें थी फिनोलिक लेयर में चली गई और मेरा जो डीएनए था वो एक्वस लेयर में आ गया। फिर से हम इसको उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं ताकि प्योरिटी बढ़ा सकें इस पूरे प्रोसेस से। तो अब क्या होगा, डीएनए मेरा सुपरनेटेंट में आ गया है। वो कौन सा डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, क्योंकि जो क्रोमोसोमल डीएनए था वो तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब स्टेप 5 में आते हैं। स्टेप 5 फाइनल प्रेसिपिटेशन है। किस चीज का प्रेसिपिटेशन, जो मेरा प्लाज्मिड का डीएनए है उसका प्रेसिपिटेशन। तो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल से। किस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो यहां सुपरनेटेंट मिला था उस चीज का। एब्सोल्यूट अल्कोहल से ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल का क्या काम है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, प्लाज्मिड डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है। तो उसमें ऐसा क्या है कि वो प्लाज्मिड डीएनए को प्रेसिपिटेट कर सकता है, उसमें ऐसी क्या खास बात है। तो वो ये काम करता है कि वो स्ट्रेंथन कर देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। किस चीज को, जो भी पॉजिटिव चार्ज आयंस पाए जा रहे होंगे इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, उसके बीच में और डीएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन पाए जा रहे हैं, मान लीजिए ये एक्स पाया जा रहा है और जो फॉस्फेट पाया जा रहा है, जो डीएनए के बैकबोन में फॉस्फेट पाया जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज आयंस पाए जा रहे हैं उस पूरे सॉल्यूशन में, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो रहा है उसको स्ट्रेंथन कर देता है। कौन स्ट्रेंथन कर देता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अच्छा, अभी इस चीज को होने से क्या होगा, इस चीज के होने से क्या होगा, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज कर दिया और फिर 70% इथेनॉल से उस प्रेसिपिटेट को ट्रीट कर दिया जाता है। क्यों 70% इथेनॉल से ट्रीट करते हैं, ताकि जो भी एक्सेस सॉल्ट वगैरह पाया जा रहा हो इसके अंदर वो हट जाए, वो वॉश आउट हो जाए। ये वॉशिंग का स्टेप है। 70% इथेनॉल से जो ट्रीटमेंट है ये वॉशिंग का स्टेप है, ताकि जो भी एक्सेस सॉल्ट पाया जा रहा हो इसके अंदर वो हट जाए। फिर से हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भी पेलेट मिलता है उसको एयर ड्राई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एयर ड्राई करने के बाद टी बफर में उसको उसमें यूज कर लेते हैं। टी बफर उसमें डाल के उसको स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और जब हमें जरूरत हो तो उसको एगरोस जेल के अंदर रन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स का। इसमें मैंने हर एक जो सॉल्यूशन, जो चीजें यूज की गई हैं उनका मैंने एक एक चीज का यूज बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर जरूर करूंगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।